गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सोनम सांगवान। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। बिजनेस का मतलब कि वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बिजनेस कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट में भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल ऐसे भी हो सकता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एफर्ट करता है या कोई एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एफर्ट करेगा वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। हमने दो कंसेप्ट का डिस्कस किया था, कि एक ओल्ड कंसेप्ट था बिजनेस का, एक न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट में क्या था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का दैट वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम अब क्या हो चुका है कि बिजनेस का कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है। अभी द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू कस्टमर सेटिस्फिकेशन, कि कस्टमर्स को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। पहले कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना भी एक हमारा प्रायोरिटी रहती है अलोंग विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया, कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है किसी भी व्यवसाय की, कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कोई भी डीलिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार प्रोडक्शन किया, बेच दिया और उसके बाद बंद कर दिया। तो वो रेगुलर सीक्वेंस पे होता रहना चाहिए प्रोडक्शन और सेलिंग। उसके बाद उसमें इंटरप्रेन्योरशिप होती है, मैनेजर्स होते हैं जो एक डिसीजंस लेते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड। प्लस रिस्क भी कैरी करते हैं साथ में, कि कोई भी अगर उनका कोई भी छोटा सा भी एरर अगर हो जाता है, अगर वो करेक्टली फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं इकोनॉमिक चेंजेस को, इकोनॉमिक कंडीशंस को, देन दे डिसीजन में एक्सपोज द रिस्क टू द बिजनेस। फिर नेक्स्ट था कि यूटिलिटी को क्रिएट करता है बिजनेस, कि टाइम यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी है। प्लेस यूटिलिटी की एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है चीज़ों को। टाइम यूटिलिटी की स्टोर करके रखना, जब ऑफ सीजनल जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करके रखो। अब ऑफ सीजन में जब भी उनका डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, जब उस चीज़ों को आप सेल कर सकते हो। फॉर्म यूटिलिटी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज करना। कस्टमर सेटिस्फिकेशन एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ इनोवेशन एंड रिसर्च भी होता है। एक ह्यूमन एक्टिविटी है। अब फिजिकल रिसोर्सेज अकेले को हम बिजनेस नहीं कह सकते जब तक ह्यूमन एक्टिविटी यानी कोई ह्यूमन रिसोर्स उसको यूटिलाइज ना करें। हमारे जो अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज हैं जैसे मटेरियल, मनी, मशीनरी एक्सेट्रा, तो ह्यूमन एक्टिविटी ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। एक सोशल एक्टिविटी है कि विदाउट सोसाइटी आप बिजनेस को नहीं रन कर सकते हो। आपको मैन पावर चाहिए, वो भी सोसाइटी देगी। आपको रिसोर्सेज चाहिए, वो भी आपको सोसाइटी से मिलेंगे। कैपिटल चाहिए, वो भी सोसाइटी प्रोवाइड करती है। बड़ा स्कोप है। तो और बिजनेस के अंदर ओनली प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है बिजनेस, इट इंक्लूड्स ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमने बात करी बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज कम्पोज ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। बिजनेस में जैसे हमने बात की, बिजनेस में सारी चीज़ें क्या आती हैं कि प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, किसी चीज़ को प्रोडक्शन करना, परचेज करना, सेलिंग करना, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर हम मैन्युफैक्चर करके चीज़ों को सेल करते हैं, तो वो बिजनेस है। अब इन्वायरमेंट का मतलब, इन्वायरमेंट में क्या आता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स, कि वो सारे सराउंडिंग्स में यानी वो सारे फैक्टर्स जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, वो हमारा कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। जब भी कोई, क्योंकि हमारा जैसे आज के जो इकोनॉमिक टाइम जो भी एक करंट सिचुएशन है जैसे भी है, कि एक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है या वट एवर जो भी इन्वायरमेंट हमारा रैपिडली चेंज हो रहा है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन सर्वाइव और ग्रो ओनली व्हेन इट कॉन्टीन्यूसली एंड क्विकली अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि उसके पास इतनी स्किल्स हो कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में ईजीली, कॉन्टीन्यूसली और क्विकली उस चीज़ को उसमें अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए। ठीक है, तो वी आर बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डायनामिक वर्ल्ड विच इज़ अंडरगोइंग अ रैपिड चेंज।
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, कि नए नए आइडिया आते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक चेंजेज आते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेज आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना, ईजिली अडेप्ट करना, क्विकली अडेप्ट करना आना चाहिए स्मूथ रनिंग के लिए। ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, ऑल द इवेंट्स, ऑल द इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट द बिजनेस। तो सारा का जो सराउंडिंग है, जो सारे फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, उसको बोलेंगे हम बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वो सारे कारक, वो सारे तत्व जो हमारे बिजनेस को, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, दैट आर कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, कि जितनी भी कंडीशंस हमारी है, कंडीशंस प्लस इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंडिंग्स एंड अफेक्ट इट, तो उसको बोलेंगे हम बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर क्या होता है? फर्स्ट है कि हमारा अनसर्टेन होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर अनसर्टेन होने का मतलब कि एक्सटर्नल जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो वेरी अनसर्टेन होता है। देयर कैन बी सडन चेंज इन एट एनी टाइम, कि कोई भी एकदम से चेंज आ सकता है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कोई भी फोरकास्ट नहीं कर पाता। एंड बिकॉज ऑफ इट्स अनसर्टेन नेचर, इट्स स्टडी, इसको स्टडी करना, उसको एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड इज कि डायनामिक होता है। डायनामिक होने का मतलब कि रैपिडली चेंज होना, कि इन्वायरमेंट इज एज वी नो कि इन्वायरमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें, इंटरनल भी, जैसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एंड दे आर, क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली वो चेंज होते रहते हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट मेक इन्वायरमेंट डायनेमिक। इन चेंजेस की वजह से ही इन्वायरमेंट है वो डायनामिक बनता है। डायनामिक जो बार बार चेंज, जो स्टेबल नहीं रहता है, जो चेंज होता रहता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है वो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, सेम ऐसे ही एज वेल एज बिजनेस की पॉलिसीज एंड प्लान्स होते हैं। तो वो सारे टाइम के साथ साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ बार बार चेंज होते रहते हैं। इसी और इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बिजनेस की पॉलिसी एंड प्लान्स वो भी चेंज करने पड़ेंगे पेस में रखने के लिए। तो डायनामिक होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। थर्ड वन इज इंटर रिलेटेड होता है, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कि इंटरनल इन्वायरमेंट लगा लो या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे जो भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, तो जो सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव। रिलेटिव होता है कि जितने भी फैक्टर्स हमारे होते हैं इन्वायरमेंट में, सारे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ इन नेचर के अंदर, कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है। और जैसे सप्लाई, इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, मार्केट इंटरमीडियरीज होती है, एजेंट्स होते हैं, पब्लिक होते हैं। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो दो तरह की हमारा क्लासिफिकेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट में दो कंपोनेंट्स, हमारे दो मेन टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यू कैन सी हियर इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में हमने कल जैसे पढ़ा था कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसमें हमारा वैल्यू सिस्टम, उसके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर होते हैं, इनको कंट्रोल कर सकता है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट कल्चर, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये सारे हमारे आते हैं विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में दो पार्ट्स हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो थोड़ा सा क्लोज होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, विच आर वेरी क्लोज टू द कंपनी एंड उसकी जो बिजनेस की एबिलिटी टू वर्क है उसको अफेक्ट करते हैं, उसको माइक्रो इन्वायरमेंट्स बोलते हैं। माइक्रो में आते हैं हमारे सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हमारे कस्टमर्स जिनको हम पर सेल करते हैं चीज़ें,
मार्केट इंटरमीडिएटरीज होती है जो हमारी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो हमारे सेम प्रोडक्शन जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हमारे मार्केट में होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पब्लिक, जो यूजर्स होते हैं, नॉन यूजर्स होते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि सप्लायर्स के लिए क्या था कि एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सप्लायर्स हमारे रिलायबल हो और किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए। कस्टमर्स का हमने डिस्कस किया कि कस्टमर्स की जो हमारी सक्सेस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारा डिपेंड करता है कि हम कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नीड्स को, उनके टेस्ट लाइकिंग्स, उनके कि हम अपने जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, उनके नीड और टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करते हैं, डिज़ाइन उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट्स को ताकि कस्टमर्स उनको लाइक करें। और बहुत ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आफ्टर सेल भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें होलसेल कस्टमर्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, ये सारे आते हैं। थर्ड हमारा मार्केट इंटरमीडिएटरीज में क्या था, जो एजेंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन को जो हमारा प्रमोट करते हैं, जैसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये भी होते हैं। प्लस जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, मीडिया फर्म्स होती हैं, मार्केट जो रिसर्च फर्म्स होती हैं, वो मार्केट इंटरमीडिएटरीज के अंदर आती हैं, जो क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उन्हीं के थ्रू होती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स के पास हमारे प्रोडक्ट्स को वो पहुंचाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुंचाती है। फिजिकल जैसे वेयर हाउस होते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब हमारे मार्केट इंटरमीडिएटरीज में आते हैं। कॉम्पिटिटर्स एज यू नो, जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी बिजनेस है वो मोनोपोली इंजॉय नहीं करता मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट, कि एक कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। कंज्यूमर गुड्स जैसे मान लो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारे आपके पास अब ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिटर्जेंट में ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट। तो इस केस में एक बिजनेस यूनिट है that will have to understand the strategies, कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसी स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज को समझने की ज़रूरत होगी और उसके अकॉर्डिंगली ही टाइमली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है बाय मेकिंग काउंटर स्ट्रेटजीज, कि वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जो उसको काउंटर करे। तो एक बिजनेस की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि वो जो अपने कॉम्पिटिटर्स है उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको अंडरस्टैंड करके अपना रिस्पॉन्ड करे टाइमली, और अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस को आइडेंटिफाई करे और उस वीकनेस को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करे आप खुद के लिए। नेक्स्ट वन इज पब्लिक होती है। पब्लिक में आती है हमारी जो यूजर्स, नॉन यूजर्स या मीडिया पब्लिक आती है जो पब्लिश करती है हमारे कंपनी के बारे में। फेवरेबल रिमार्क भी हो सकते हैं, कोई अनफेवरेबल यानी एडवर्स रिमार्क्स भी हो सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जर्नल्स में। दोनों ही तरह के रिमार्क्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह की टिप्पणी जो कोई भी कंपनी के बारे में अगर न्यूज़पेपर में आती है तो दोनों को ही पूरा रेपुटेशन पे इफेक्ट आता है। लोकल पब्लिक होती है, अगर जहाँ पे भी हमने कंपनी एस्टेब्लिश की है, फैक्ट्री को एस्टेब्लिश की है, तो वहाँ की रहने वाली जो लोकल पब्लिक है उसका जो बिहेवियर है वो भी अफेक्ट करेगा। अगर इन केस अगर वो मान लो कई बार ऐसा हुआ कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर वहाँ की लोकल पब्लिक है वो प्रोटेस्ट करने लग जाती है, तो उन दैट केस उस बिजनेस यूनिट को वहाँ पे क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि लोकल पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बिजनेस इन्वायरमेंट के, बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए। तो हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट में आता है। मैक्रो में हमारा आते हैं हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ग्लोबल जो हमारा ट्रेड से रिलेटेड होता है, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, नेचुरल, इकोलॉजिकल एंड ऑल। तो जैसे हमने बात किया इंटरनल इन्वायरमेंट जो विद इन द बिजनेस फर्म्स होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च, ये सब आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल इन्वायरमेंट, ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। अब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसके अंदर आता है जो आउटसाइड जो भी फैक्टर्स, जो ऐसे फैक्टर्स जो आउटसाइड एक बिजनेस फर्म्स के बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट में सप्लायर, फाइनेंसर, कस्टमर्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे आते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं आज। तो मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस मीन्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स कंपनी एंड इट्स बिजनेस एंड देर इज नो कंट्रोल ऑफ कंपनी ऑन दीज फैक्टर्स।
बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कोई कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन फैक्टर्स के ऊपर, तो वो सारा हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट में आएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक। अब ये फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी बिजनेस के लिए थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, किसी के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट मीन्स जनरल इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस that are अनकंट्रोलेबल बाय द बिजनेस यूनिट। तो फर्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब कि वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस की वर्किंग के ऊपर अफेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। पहले बात करते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम की। अब इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है। जैसे आपने सुना कभी पढ़ा होगा पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भी इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करता है किसी भी इकोनॉमी में, वो बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत एक लार्ज एक्सटेंट तक प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का आप जिक्र करोगे यहाँ पे, एक कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में क्या होता है, पूंजीवाद में, उस पूंजीवाद के अंदर जो इकोनॉमी है वो इज़ डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्राइवेट सेक्टर है निजी क्षेत्र, वो उसको डोमिनेट करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल मिलता है। ओपन इकोनॉमी भी जिसको बोलते हैं, जैसे यूएसए है, यूके, यहाँ पे कैपिटलिज्म पाया जाता है कि सारे जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। तो वो फेवरेबल है इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फेवरेबल आता है। अब जब सोशलिज्म की बात करें उस केस में क्या होता है, उस इकोनॉमीज के अंदर जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है इन कंपैरिजन टू निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सच इकोनॉमीज। तो गवर्नमेंट का रोल जहाँ पे ज़्यादा होगा उन दैट केस वहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनेंगी वो निजी क्षेत्र के, हो सकता है किसी प्राइवेट सेक्टर के फेवर में हो या ना हो, तो वहाँ पे उनको कम रोल मिलता है। तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो अलग अलग बिजनेस यूनिट को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं भी। कुछ सेक्टर्स पे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल मिलता है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करती है। तो इन दैट, जैसे इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन दैट केस इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे अफेक्ट करता है अलग अलग अपने पॉलिसीज से, क्योंकि अलग सिस्टम होता है। तो इन दैट केस जो बिजनेस यूनिट है वो भी अलग अलग तरीके से प्रभावित होंगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक कंडीशंस का। अब इकोनॉमिक कंडीशंस कई तरह की हो सकती हैं। कभी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आ सकती है, कभी मंदी आ सकती है। जैसे अब मंदी चल रही है इकोनॉमिक करंट सिचुएशन में, तो जब तेज़ी आती है इन दैट केस वो पॉजिटिवली पूरा अफेक्ट करेगी मार्केट को, मार्केट शेयर को, डिमांड को, क्योंकि तेज़ी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट सब इंक्रीज होगा। जब इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है इन दैट केस इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस यूनिट्स को अफेक्ट करती हैं। तो वो पॉजिटिव और इन बोथ वे, पॉजिटिव और नेगेटिव वे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है। इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है, फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है। तो ये पॉलिसीज़ भी क्या करती है, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। इन पॉलिसीज़ का इफेक्ट भी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। अलग अलग डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए डिफरेंट वेज में इफेक्ट करती है। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट अगर डिसाइड करे टू ग्रांट सब्सिडी देती है, कोई टैक्स एग्जम्पशन देती है, कंसेशन देती है कोई ड्यूटी के अंदर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो इन दैट केस ये क्या हो सकता है, किसी बिजनेस यूनिट के लिए फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होती है, ट्रेड पॉलिसी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती है। तो इन गवर्नमेंट की और पॉलिसीज़ के अलावा कुछ गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन भी बनाती है, कुछ रूल्स बनाती है, नियम जो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करते हैं बिजनेस यूनिट्स को। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी अफेक्ट करती है बिजनेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट। अब क्योंकि बिजनेस, सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फैक्टर्स लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीव्स, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एक्स्ट्रा। बिजनेस क्या है, बिजनेस एक
सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड दोनों ही, सोसाइटी बिजनेस को अफेक्ट करती है और बिजनेस सोसाइटी को अफेक्ट करता है। जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। इसके अंदर जो सर्टेन हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट, जैसे कि लोगों का एटीट्यूड क्या है काम करने का, फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, एजुकेशन, मैरिज एंड ऑल हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लैंग्वेज भी इफेक्ट करती है, अर्बनाइजेशन, कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं, जो वैल्यू सिस्टम होता है, जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये सारे होते हैं ऐसे कल्चर के अंदर आता है। कस्टम्स हैं, कल्चर भी ऐसे ही कल्चर, क्योंकि कल्चर किसी भी जगह की कल्चर है वहाँ के थॉट्स को, वहाँ के बिहेवियर पैटर्न को शेप करती है। इट शेप्स द कस्टम्स को शेप करती है, बिलीफ, उनका विश्वास, बिलीफ, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, लाइफ स्टाइल, एनीथिंग एल्स। फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे ही फैक्टर्स मिलके बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो एजुकेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है, एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो रहा है, कस्टम चेंज हो रही है, इससे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे वुमेन्स को, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ मिल रही है, ग्रो कर रहा है, वुमेन का जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है। रिलीजन का भी बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर। कुछ रिलीजन्स जो फॉलो करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे जैन रिलीजन है, वे लेदर इंडस्ट्री में काम करना नहीं पसंद करते, सिगरेट इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, वाइन मेकिंग में, ऐसी चीज़ें में। इस्लाम है, वो क्या करते हैं, वो जैसे उधार देना पैसे, वो अब उनके धर्म में ये चीज़ें नहीं होती। तो अलग अलग रिलीजन है, वो भी बिजनेस को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। अर्बनाइजेशन है, तो जैसे जितना अर्बनाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब उन चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ेगी, जो हमारे लाइक टीवी, एसी, कार, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो वो उनका बिजनेस ज़्यादा चलेगा वहाँ पे। अगर पीपल, वहाँ के लोग हेल्थ कॉन्शियस है रहने वाले, तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें होंगी, जैसे वाटर प्योरीफायर है या हेल्थ ड्रिंक है, ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। और जहाँ पे मान लो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, मतलब जहाँ पे भी बिजनेस यूनिट आपने एस्टेब्लिश किया, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ हमें उस प्लेस की लोकल लैंग्वेज से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बिजनेस चलाना है, क्योंकि वहाँ के लोगों की हम लैंग्वेज को, उनकी कम्युनिकेशन, उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी चीज़ों के बारे में। तो किसी भी जगह का सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है बिजनेस को। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट मान लो इज़ अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसका साइज़, ग्रोथ रेट क्या है, कंपोजिशन कैसा है, सेक्स कंपोजिशन कैसा है, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, फैमिली साइज, तो सारा ये साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज रेफर्स टू डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। बिल्कुल पूरा इफेक्ट होता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना ही बिजनेस हमारा ग्रो करेगा। अगर पर्टिकुलर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ऑल दीज फैक्टर्स हैव ए डायरेक्ट बेरिंग ऑन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो उससे क्या होगा, चीप लेबर मिलेगा, लेबर चीप होगा, डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, फेवरेबल इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर। उसके बाद लेबर भी चीप मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लेबर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लेबर भी सस्ता है वहाँ पे। चीप लेबर का मतलब वहाँ पे कॉस्ट कम आएंगी बिजनेस इन्वायरमेंट, जो भी बिजनेस यूनिट है उसके लिए। लेबर इजीली मोबाइल कर सकता है, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है, तो लेबर सप्लाई है वो रिलेटिवली स्मूथ होगी, वेज रेट है वो भी कम होगी। एजुकेशन लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर पब्लिक हाईली एजुकेटेड है तो जो अनस्किल्ड लेबर है वो हमारे कम हो जाएंगे, स्किल्ड लेबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एजुकेशन लेवल लो है तो अनस्किल्ड लेबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कस्टमर्स हमारे हाईली एजुकेटेड है तो बिजनेस यूनिट में भी पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में, अगर बिजनेस यूनिट है वो क्वालिटी के पे काम करेगी अगर हमारे कस्टमर्स एजुकेटेड होते हैं। एज कंपोजिशन वाली मतलब कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर कौन से ग्रुप ज़्यादा है, कि बड़ी एज के ज़्यादा है या यूथ हमारा ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है, तो वो भी रेफर करता है। अगर यूथ ज़्यादा तो यूथ के जो प्रोडक्ट्स उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनके प्रोडक्ट्स, मेडिसिन या जो भी ओल्ड एज की टेस्ट होते हैं उनकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। सेक्स कंपोजिशन भी, कि फीमेल की संख्या ज़्यादा है या मेल की संख्या ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करती हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में।
नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आता है हमारा या जिसको बोलते हैं नेचुरल या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कि इट कंप्राइजेज ऑल द एलिमेंट्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट अफेयर्स, कि अलग कंट्री के जो डिफरेंट बिजनेस होते हैं वो अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट करता है। एक स्टेबल अगर गवर्नमेंट हमारे पास है कि स्टेबल है या डायनामिक है, अगर एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छा है। अगर वो बार बार चेंज हो रही है बार बार सरकार चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो अगर अनस्टेबल है तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेनली क्या क्या चीज़ें आती है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है गवर्नमेंट की कंट्री के अंदर, हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस कैसे हैं, हमारी मिलिट्री पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, कल्याणकारी जो सेवाएं होती हैं क्रियाएं होती हैं वो कैसी हैं, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सारा हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कि पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट का विजन कैसा है, अप्रोच कैसी है इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, तो बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करेगी। कि इट डिसाइड्स कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वही डिसाइड करती कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कंट्री के अंदर होनी चाहिए, कौन से एरिया है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना है, कौन से एरिया है उसको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करना है, और किस एरियाज़ के अंदर फॉरेन कंपनीज़ को हम एंटर करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, तो और कौन से एरिया को हमने स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए या जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है उनके लिए रिजर्व करके रखना है। तो जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट फ्रेम करती है वो सारे अफेक्ट करेंगे बिजनेस यूनिट को। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रूल ऑफ गेम्स विच मेक द बिजनेस सिस्टम फंक्शन स्मूथली। उसके बाद जो स्टेबल ऑनेस्ट या एफिशिएंट या डायनामिक की चीज़ें अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की अफेक्ट करती है बिजनेस को, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है लोगों का पर्सनल सिक्योरिटी कैसी है सिटीजन्स की। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। जो रिच कंट्री है उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मतलब अच्छा सक्सेसफुल है रिच कंट्री का, दे रिचली इंजॉयड इन द लैक ऑफ। हमारा अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है तो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है वो कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। अगर बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो एक गवर्नमेंट आएगी कोई और पॉलिसी बनाती है वो अपने हिसाब से, अगर बार बार अगर दूसरी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो जो पहली गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, फॉर्मुलेट नहीं हो पाई। तो इस केस में बार बार अगर अनसर्टेनिटी रहेगी, गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहेगी, तो बिजनेस क्लास के लिए भी अनसर्टेनिटी रहती है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो पता नहीं कौन सी पॉलिसी बनाएगी। तो स्टेबिलिटी जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। दूसरी कंट्री से रिलेशन कैसे हैं वो भी अफेक्ट करेंगे बिजनेस को। अगर अच्छे रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशंस है, तो वो एक फॉरेन ट्रेड के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट होगा, और जो भी बिजनेस यूनिट फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडल्ज है तो उनके ऊपर एक फेवरेबल इफेक्ट होगा। अगर अच्छे रिलेशंस नहीं है हमारे तो अनफेवरेबल इफेक्ट होगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारा एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। टेक्नोलॉजी इज़ अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क, कि हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली टास्क में हम अप्लाई करें। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो गया कि अभी मॉडर्न टाइम के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है। इट इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स, टेक्निक्स एंड अप्रोचेस अडोप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट जो बार बार चेंज होता है अलग अलग कंट्रीज़ का, तो वो भी अफेक्ट करता है ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि अगर किसी एक कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेंट होती है, तो दूसरी कंट्रीज भी इसको फॉलो करती हैं, वहाँ के बिजनेस यूनिट्स भी उसको फॉलो करती हैं। तो टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिजनेस यूनिट्स हैं उसकी डेस्टिनी को शेप करता है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होते हैं जो वंडर्स एज अ वंडर्स आते हैं, कुछ ऐसे जो मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, ये सारे वंडर्स थे एज ए शॉक के आए थे। हाइड्रोजन बम है, मिसाइल्स हैं, ये सारे हॉरर हैं हमारे लिए। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी चेंज लेके आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, उनकी क्वालिटीज़ के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर, लोगों की लिविंग कंडीशंस के अंदर। तो जो फास्ट चेंज आता है टेक्नोलॉजी के अंदर वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंटरप्राइजेज़ के लिए, क्योंकि उसके लिए उतना क्विकली एडजस्ट करना किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए इतना इजी नहीं होता है। किसी भी प्रोडक्ट की है बार बार रैपिडली चेंज आएंगे, क्योंकि बार बार रैपिड इतना चेंज आएगा टेक्नोलॉजी के अंदर, जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार आउटडेटेड हो जाएंगे। बार बार आपको नई नई टेक्नोलॉजी से नए नए प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी को बार बार इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें कंपटीशन रहता है सारा।
तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी है, जैसे जापानी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर अलग टेक्नोलॉजी के अंदर अच्छी सक्सेसफुल हैं जापानीज इंडस्ट्रीज़ हैं कि इन्वेंशन भी वो खर्च करती रहती है, इनोवेशन बार बार इनोवेट करती रहती हैं, नए नए डिज़ाइंस नए नए प्रोडक्ट्स बनाती रहती हैं, कॉपीराइट्स मिलता है उनको, पेटेंट राइट्स मिलता है। तो उस केस में भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो किसी भी कंट्री का, अलग अलग कंट्रीज़ का वो बिजनेस यूनिट्स को अफेक्ट करता है। नेचुरल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, आपके जोग्राफिकल रिसोर्सेज कहते हैं कैसे हैं, फैक्टर्स कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, सोइल मिट्टी कैसी है, रिवर रेनफॉल, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमारी आती है फिजिकल इन्वायरमेंट में। तो बिजनेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो सारा वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे लोकेशन क्या है हमारी, सर्टेन अगर मैं इंडस्ट्री लगाई है उसकी लोकेशन कैसी है, अगर वो अपने जहाँ रॉ मटेरियल के जो उसका सोर्स है उसके पास अगर उसको एस्टेब्लिश करेंगे तो उसके लिए फ़ायदा होगा। जैसे कि क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस कैसी है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करती है अच्छी, क्योंकि क्लाइमेट ऐसी है महाराष्ट्र की उसमें धागा टूटता नहीं है। तो ऐसे ही है, जैसे अब बिहार और उड़ीसा इनमें है, इनके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो अपने उसके रॉ मटेरियल सोर्स के नज़दीक एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो वहाँ के लिए वो अच्छी चीज़ होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर इंडस्ट्री है क्योंकि शुगर केन वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट होता है, ज़्यादा फसल होती है शुगर केन की, गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। सेम ऐसे जो एक्सपोर्ट, जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है जहाँ से एक्सपोर्ट जाता है तो उनका लोकेशन है वो पोर्ट्स के नज़दीक होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए, जितना आप वहाँ से जल्दी से वो लोड उसको करके फिलअप करके ट्रांसपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो सारी क्लॉथिंग के लिए या जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ अलग अलग बिजनेस प्रोडक्शन के लिए, तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो भी अफेक्ट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे भी क्योंकि बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट्स लेके आती है, रूल्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है टू कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये भी पूरा जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं इन दैट केस तो बिजनेस यूनिट्स को अफेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट भी रहता है हमारा। ग्लोबल इन्वायरमेंट में कि हमारा जो पर्टिकुलरली ये सारा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से रिलेटेड होता है कि हमारा एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्री से रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं, कि अगर फॉरेन मार्केट, हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ कैसी है। तो ये सारे हमारा ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, कल्चरल जो एक्सचेंज होता रहता है विद ट्रेड, तो ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे ये थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि पार्ट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। हमारा करंट बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया अभी टॉपिक रहता है। तो आज के लिए इतना ही।